আমি আমাকে সব বুঝিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমি রান্না করে নিয়েছি। আর हेलो। শুক্রবারকে রেখে এসেছেন তার জন্য सभी लोगों का समय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम, जैसा कि आपको कल बता दिया गया था, आज का हमारा विषय है लेटर ड्राफ्टिंग का। और लेटर ड्राफ्टिंग जनरल नहीं, इन काइंड हेल्प के लिए, डोनेशन के लिए कई लेटर इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम ऑफिशियल वर्किंग से जोड़कर नहीं देख सकते। यानी कि कहीं ना कहीं वो कोई ग्रांट नहीं होती है ऐसी कि जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी ग्रांट के लिए आवेदन करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो पर्टिकुलर अलग होता है। हम किसी कंपनी को डायरेक्टली अगर अपना कोई प्रपोजल भेज रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज है, उसके जो लेटर ड्राफ्टिंग होती है वो अलग होती है। लेकिन आज जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, वो एप्लीकेशन स्पेशली यूज की जाती है हमारे आसपास मौजूद प्रशासन, सरकार, विभिन्न मंत्रालय, जहां से हम डायरेक्टली हेल्प ले सकते हैं। कहने का मतलब, डायरेक्टली हेल्प का मतलब है कि बिना किसी ग्रांट के, कि भाई कोई ग्रांट वो स्पेशली निकालते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जनरली हम एप्लीकेशन डालते हैं। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूँ। मान लीजिए हमारे आसपास बैंक्स अवेलेबल हैं, तो बैंक को हम कई बार लेटर देते हैं कि वो हमारी इन काइंड सपोर्ट करे, हमें हेल्प करे। कई बार हम अपने आसपास मौजूद जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, हम कई बार उसको एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो हमें जो है जनरल तौर पर या मानवीय तौर पर हमें हेल्प करे। आपने देखा होगा और सुना होगा कि कई बार लोग अपने सांसद या विधायक को लेटर डालते हैं, वहां से मैनकाइंड सपोर्ट के लिए या इनकाइंड सपोर्ट के लिए वहां से एप्लीकेशंस अपनी भेजते हैं। इसी प्रकार से कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो किसी भी रेगुलर स्ट्रक्चर में नहीं होती हैं। रेगुलर स्ट्रक्चर इनटू से कि हम किसी ग्रांट के लिए अप्लाई अप्लाई कर रहे हो, हम किसी ग्रांट के लिए आवेदन कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी कंपनी ने कोई ग्रांट निकाली हो, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पर। वहां सिर्फ जनरल एप्लीकेशन होती है आपकी। और वो जनरल एप्लीकेशन आपको आपके आसपास मौजूद जो हमारे डोनर मेंबर्स होते हैं, कई बार हम ये एप्लीकेशन अपने जो वॉलेंटियर मेंबर्स होते हैं, शायद हम उनको भी एप्लीकेशन देते हैं इस प्रकार की। तो काफी सारी चीजें होती हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। और पूरा प्रयास रहेगा मेरा कि आज मैं आपको जो जानकारी दूं वो बहुत ही डिफाइंड हो। कुछ टेक्निकल असिस्टेंस के कारण हमारे कुछ सज्जन नहीं जुड़ पा रहे थे, तो हम चंद मिनट्स का और वेट कर लेते हैं जिससे कि सभी लोग यहाँ पर जुड़ सके, किसी से कोई जानकारी छूटी ना रह जाए। इस बात का ध्यान रखना बखूबी जरूरी होता है। मेरी आवाज सभी को आ रही होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंफर्मेशन देने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। जी, आज सर आपका शायद लोगो चेंज हुआ है। हम्म। पहले सर वो उसमें ना मैं जिस आईडी से था ना सर, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने दूसरी आईडी से जूम को वो करा, तब जाके आवाज आ रही है। आवाज अच्छा कल अच्छा। नहीं आ रही थी ना सर, ओके 2 दिन ओके से ओके। बड़ी दिक्कत हो रही थी।
ओके। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय से जुड़ने के लिए। और आज की मीटिंग को थोड़ा सा और विशेष बनाया जाएगा। हमारे पास बहुत प्रकार के जो है फीडबैक आप लोगों के आते रहते हैं कि फेसबुक की सीरीज से आप लोगों को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो जो संस्थाएं सभी गाइडलाइंस को फॉलो अप कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है कि उनके फीडबैक्स भी हमें जो है समय समय पर मिलते जा रहे हैं। सो आज जिस विषय के साथ हमें चलना है वो है डोनेशन लेटर्स। मैं अपनी बात को वापस कंटिन्यू करता हूं जहां से मैंने बात छोड़ी थी। हम अपने आसपास, जैसे बैंक के अंदर अभी मार्च महीने के अंदर जो है फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारे बैंक्स अपने आप को कई बार अपनी जगह को रेनोवेट कर रहे होते हैं वो। तो ऐसे समय में वो क्या करते हैं, अपने जो पीसीज होते हैं वो निकाल देते हैं, पुराने पीसीज। और सरकार के कहीं ना कहीं उपक्रम चलते ही रहते हैं, कंपनियों के चलते रहते हैं। आजकल मोस्टली बैंक जो है प्राइवेट हो चुके हैं और नेशनलाइज हो चुके हैं, सॉरी। और आगे जो है इन सभी बैंकों से कई बार जो है पीसी, जब एक समय पूरा हो जाता है उसका, साल 2 साल यूज करने के बाद, ये लोग उस पीसी को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर फिर जो है नए पीसी अरेंज किए जाते हैं। तो ऐसी जो पीसीज हैं उनकी उनको आप डोनेशन के रूप में प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आप अपने यहाँ पर कोई बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप गौशाला चला रहे हैं, आप बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम चला रहे हैं, या आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जहां पर आपको जगह की आवश्यकता होती है, तो कई बार क्या होता है कि हम सांसद निधि से फंड भी लेते हैं। वहां से हम भूमि आवंटन के लिए हम राजस्व विभाग को भी लिखते हैं कि भाई संस्था इस प्रकार से ये काम कर रही है और हमें इसके लिए इतनी जगह की आवश्यकता है। तो सरकार के पास फला फला जगह पर जो है भूमि पड़ी हुई है जो कि अनयूज्ड है अभी, है ना, जिसका कोई खास उपयोग नहीं है। वो जमीन कई बार हम आवंटन में ले लेते हैं, सरकार से लीज पर ले लेते हैं। और यकीन मानिए ये जो लीज पर, अगर भले ही वो पूरी डोनेट ना मिले आपको, लेकिन अगर वो लीज पर भी आपको मिलती है तो यकीन मानिए कि वो बिल्कुल एक कौड़ी के बराबर दामों में आपको मिलती है। कहने का मतलब, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कंफर्म करें, कि उनका जो किराया होता है उस लीज का, वो शायद 30-50 रुपए या 200-300 रुपए लास्ट होता है शायद, उस पूरी जगह का। अगर माननीय अध्यक्ष मुझे सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे सर यहाँ पर करेक्ट कर दीजिएगा। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए जी। अभी शायद सर हमसे कनेक्टिविटी में नहीं है। कल जैसा कि वो बता भी रहे थे कि उनकी कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो मैं यहाँ पर आपको, जो आज का हमारा विषय है लेटर ड्राफ्टिंग का, तो उसके बारे में हम कंटिन्यू करते हैं। हालांकि बहुत लंबे विषय हैं ये सभी, चाहे वो लेटर ड्राफ्टिंग हो, ग्रांट डोनेशन लेटर लिखना हो, ये सभी विषय अपने आप में एक पूर्णतः एक चैप्टर होते हैं। ये मान के चलिए एक पूरी ट्रेनिंग का एक विषय बन जाते हैं हमारे लिए। हमें कोशिश करना होता है कि हम उसको कितना शॉर्ट ब्रीफ में हम उसको समझ सकें, जान सकें, और उस पर हम खरे उतर सकें, उन चीजों को हम कंपेल कर सकें अपनी। सो राइटिंग ए ग्रांट डोनेशन लेटर इज एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज सपोर्टर्स। जो हमारे सपोर्टर्स होते हैं उनको एंगेज करने के लिए ये ग्रांट डोनेशन लेटर्स जो है लिखे जाते हैं। ये याद रखिएगा कि आपकी जो फंड रेजिंग होती है, उस फंड रेजिंग का ही एक पार्ट है ये ग्रांट एप्लीकेशन जो है टाइप करना। सो डोनेशन लेटर्स हम जब टाइप करते हैं, मैं ग्रांट एप्लीकेशन कह सकता हूँ, ग्रांट लेटर्स कह सकता हूँ, मैं डोनेशन लेटर कह सकता हूँ, मैं कोई भी शब्द अगर यूज कर रहा हूँ, तो यकीन मानिए कि जिस विषय पर आज हम हैं, मैं उसी विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें समझने होते हैं इसके बेसिक्स, कि क्या इसकी उपयोगिता है, क्यों ये जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिएगा सर। कैसे हम एक परफेक्ट जो है डोनेशन रिक्वेस्ट लेटर लिख सकते हैं, कैसे उस डोनेशन रिक्वेस्ट लेटर को हमें एंड करना होता है, यानी कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, हमें उसको एंड कैसे करना है, बेसिक प्रैक्टिस
जरूरी हैं इस प्रकार की डोनेशन लेटर्स की राइटिंग के लिए, इन चीजों को सीखने के लिए बेसिक प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। अब हम पहले ये जाने कि ये डोनेशन लेटर्स होते क्या हैं, पर्पस क्या है इन डोनेशन लेटर्स का, क्यों लिखे जाते हैं ये। याद रखिएगा, ये एक फंड रेजिंग टूल होता है। मैंने आपको बताया था फंड रेजिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप क्राउड, देखिए फंड रेजिंग के बहुत सारे पार्ट है। आप क्राउड फंडिंग लेते हैं वो भी फंड रेजिंग का पार्ट है, आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर से ग्रांट लेते हैं वो भी फंड रेजिंग का पार्ट है, आप किसी सीएसआर एजेंसी से ग्रांट लेते हैं वो भी फंड रेजिंग का पार्ट है, आप कोई एक्टिविटी अपने यहाँ पर करवा रहे हैं उसके माध्यम से आप फंड जनरेट कर रहे हैं वो भी फंड रेजिंग का एक पार्ट है, आप अपने यहाँ पर मैराथन वॉकाथन करवा रहे हैं, आप किसी पार्टिसिपेंट से जो है उसका कोई कंट्रीब्यूशन शुल्क ले रहे हैं वो भी एक फंड रेजिंग का पार्ट है। आप जो है अगर हम बात करते हैं और भी बहुत सारी डोनेशंस होती हैं, जैसे पीयर टू पीयर फंडिंग होती है, तो वो भी फंड रेजिंग का ही एक पार्ट है। हम लोग संस्थाओं को सेवाएं देती हैं, किसी प्रकार की हम सर्विसेज देते हैं। बहुत सारी हमारी एनजीओज हैं जो यहाँ से सीखने के बाद काफी सारे एनजीओज के लिए वर्क करती हैं, उनको अपना जो है एनजीओ दर्पण बना के दे दिया, ई अनुदान बना के दे दिया, उनको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करके दे दिया, उनको सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दिया, और उसके बदले में उनसे वो जो भी कॉस्ट लेती हैं, अपना कंसल्टेंसी शुल्क लेती हैं या उनसे डोनेशन लेती हैं, वो भी एक फंड रेजिंग है। तो ये जो आपकी डोनेशन लेटर्स होते हैं ये भी फंड रेजिंग टूल होता है आपका, जो कि बड़ा ही प्रोफेशनल यूज होता है इसका, मतलब बहुत ही प्रोफेशनली यूज किया जाता है इसको। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब रहता है, मास गिविंग डेज के अंदर। मास गिविंग डेज क्या होते हैं, मान लीजिए जैसे अब त्योहार का समय आने वाला है, सभी को पता है भाई होली आने वाली है, इस समय लोग डोनेशन करते हैं, है ना। बसंत पंचमी आई थी, त्योहार का समय है, लोग डोनेट करते हैं। बैसाखी आई थी, पंजाबी जो समुदाय है वो डोनेट करता है। उस समय हमारी ये जो फंड रेजिंग टूल है, हमारा ये जो डोनेशन लेटर्स है, हमारे बहुत काम आते हैं। दिवाली के टाइम पे हम लोग फंड रेजिंग करते हैं, है ना, यानी कि त्योहारों के समय हम जो फंड रेजिंग करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समझना, सीखना बहुत जरूरी होता है। हालांकि इस वर्कशॉप के अंदर हम पूरे चैप्टर को लेके नहीं चल सकते, लेकिन मैं मेन चीजें जरूर बताऊंगा कि भाई आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डोनेशन लेटर्स जो होते हैं वो या तो डायरेक्टली मेल किए जा सकते हैं, मेल का मतलब डाक किए जा सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के पास, या उसको जो है ईमेल करे जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि रिसिपेंट क्या प्रेफर करता है, रिसिपेंट कैसा व्यक्ति है। देखिए हमें पता है कि रिसिपेंट जो है वो सारा दिन ऑफिस में बैठता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं टूर ट्रेवल में रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको फिजिकल लेटर ना भेजें, क्योंकि वो घर पे मिलेगा नहीं, ऑफिस पे मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका काम है फील्ड का। तो हम उसको क्या करेंगे, मेल कम्युनिकेशन। लेटर तो हमें सेम ड्राफ्ट करना है, बस को भेजेंगे कैसे, मेल के माध्यम से। हमें पता है हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, है ना, हम पर्टिकुलर जो है सांसद को भेज रहे हैं, हम पर्टिकुलर बैंक मैनेजर को भेज रहे हैं, हमें पता है वो बैंकिंग आवर्स में अपने वहां बैंक में मिलेगा, तो हम उसको डायरेक्टली जो है उसको मेल भी जो है सॉरी डाक करवा सकते हैं उसको। तो ये देखा जाता है, आपको डिसाइड करना होता है कि क्या उसकी प्रेफरेंस रहेगी। और याद रखिएगा, डोनेशन लेटर जो होते हैं मोस्टली जब एक नॉन प्रॉफिट यानी कि एक जो एनजीओ है हमारी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जब फाइनेंशियल सपोर्ट चाहती है उस समय डोनेशन लेटर ड्राफ्ट किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए नहीं, कई बार इन काइंड सपोर्ट के लिए भी हम लोग डोनेशन लेटर्स जो है ड्राफ्ट करते हैं। इन काइंड सपोर्ट क्या हुआ, मान लीजिए आप कोई काम करने वाले हैं, उस काम के अंदर आपको जो है किसी की फिजिकल हेल्प की आवश्यकता है, किसी की फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता है, तो भी ये लेटर ड्राफ्ट किए जाते हैं। आपने कोई आपके पास में कोई इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री के अंदर जो है सॉरी कोई ऐसा आइटम बन रहा है जो आपकी संस्था में काम आ सकता है, आपके किसी सोशल इवेंट में काम आ सकता है, तो ऑब्वियस सी चीज है आप उनको डायरेक्टली लेटर लिख सकते हैं, सर आप हमें ये चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। कई बार हमें जरूरत होती है किसी कंपनी की, कोई कंपनी हमको सपोर्ट करे, स्पॉन्सर करे किसी भी चीज के लिए, हम पैसा नहीं मांग रहे उससे, हम एक मंच दे दीजिए जिसके माध्यम से हम लोगों तक अपनी योजनाएं पहुंचा सकें, हम लोगों तक इन सब चीजों का वो कर सकें, तो ये भी इनका सपोर्ट है आपका। ये सभी प्रकार के जो लेटर्स होते हैं वो ड्राफ्टिंग करने के बारे में आज हम थोड़ा सा विस्तार से सीखेंगे कि कैसे ये लेटर्स जो हैं ड्राफ्ट किए जाते हैं। अब ड्राफ्टिंग करना हम जरूर, जाहिर सी बात है आज सीखने के लिए बैठे, हम सीख ही जाएंगे, लेकिन बात आती है कि इनको भेजना कैसे होता है। मैंने आपको बता दिया कि जब हमें देखना होता है कि जो हमारा रेसिपेंट्स है, यानी कि जिसके पास हम भेज रहे हैं, उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो मेल पर उसे भेजना अच्छा रहेगा या उसको डायरेक्टली डाक करना अच्छा रहेगा। अब अगर डाक करनी है तो एक बार करें, या मेल करना है तो 50 बार करें क्या,
ये बड़ी सेंसिटिव चीज होती है। कई लोग क्या करते हैं कि डोनर को मेल कर करके उसे कहते हैं ना, वो बम्बू दे देना, उसके ऐसा बम्बू दे देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उठाकर उस संस्था के ब्लैक मेल को ब्लैक लिस्टेड कर देता है। और कई बार क्या होता है कि काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि वो इतना ज्यादा परेशान कर देती हैं फंडिंग एजेंसी को कि सामने वाला व्यक्ति परेशान होकर, अगर वो पर्टिकुलर एक सीएसआर फंडिंग एजेंसी है, तो वो उठाकर उस संस्था को ब्लैकलिस्ट करवा देती है। अगर हम गलत मेल कर रहे हैं, गलत जानकारी हम भेज रहे हैं, कई लोगों को मैंने खुद देखा है जिनको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के बारे में नहीं पता है। मैं आपको अपने मेल पर बहुत सारे आपको मेल दिखा सकता हूं। उन्हें लगता है कि महासंघ कोई फंडिंग एजेंसी संस्थाओं को फंड दिलवाती है, डायरेक्टली अकाउंट नंबर लिख के मेल कर रखें, सर हमें फंड की जरूरत है, इतने रुपए की जरूरत है, आप हमारे अकाउंट में भेज देना। यार जैसे कर्जा मांग रहे हो मेरे से, हद है। संस्था आप चला रहे हैं, बी प्रोफेशनल। कोशिश कीजिए आप अपनी चीजों को प्रोफेशनली ही ड्राइव कीजिए। कुछ पर्टिकुलर हमें नोट करने होते हैं, कुछ चीजों का हमें बखूबी रूप से ध्यान रखना होता है। अगर हम उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये मान के चलिए कि हमने स्टार्टिंग ही अपनी खराब कर दी, यानी कि सामने वाले के नजर में हमने अपनी वैल्यू जीरो कर दी। हमें जिंदगी लग जाएगी लेकिन वो हमारी तरफ कभी ध्यान नहीं देगा। ये प्रैक्टिकल चीज है। ये तो हम और आप एक प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर किसी व्यक्ति की स्टार्टिंग में ही छवि आपसे बेकार हो जाए, फिर वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, आपके मन भाएगा ही नहीं। ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि सामने वाली कंपनी या डोनर या फंडिंग एजेंसी की नजर में आपकी वैल्यू खत्म हो जाए। फिर चाहे आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, वो कभी भी आपकी एक्टिविटी की तरफ ध्यान ही ना दे। ऐसी कोई हरकत कोई भी ना करे लेटर ड्राफ्टिंग में, याद रखिएगा। तो हमें भेजना कितनी बार होता है? अगर हम डाक से भेजने की बात करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा, जिंदगी भर याद रहे ये चीज। अगर हम किसी फंडिंग एजेंसी को, हम विधायक को, हम सांसद को, हम किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी पर्सनल व्यक्ति को अगर हम हेल्प के लिए लेटर ड्राफ्ट करके, यानी कि लेटर लिखने के बाद हम उसको अगर डाक करवा रहे हैं, तो साल में 4 बार से ज्यादा नहीं करना। साल में कितनी बार? 4 बार। आप उसको ईयरली केवल 4 डायरेक्ट मेल डालिए। डायरेक्ट मेल का मतलब डाक। यहां मैं मेल शब्द यूज कर रहा हूं, मेल का मतलब होता है डाक। ईमेल का मतलब होता है मेल भेजना, है ना? तो शब्दों को ध्यान से समझ लीजिएगा। हमें सिर्फ 4 बार उसको लेटर भेजना है। ये नहीं उठाया हर महीने उसके बम्बू कर दिया, उठाया हर महीने उसके बम्बू कर दिया, सर डोनेशन क्यों नहीं भेज रहे हो? नहीं, गलत। आप पहला मेल डालेंगे, फिर रिमाइंडर डालेंगे, फिर अपडेट डालेंगे, फिर रिमाइंडर डालेंगे। याद रखिएगा, ये सीरीज है, लिख लीजिए इसको। आप पहला रिक्वेस्ट लेटर डालेंगे, उसके बाद सेकंड जो आप भेजेंगे, मैंने साल में 4 बताया आपको, तो साल में 4 का मतलब है पहला जो आप भेजेंगे वो होगा रिक्वेस्ट लेटर आपका, सेकंड होगा रिमाइंडर, यानी कि फिर 3 महीने बाद जो आपको भेजना वो क्या रहेगा आपका? रिमाइंडर। उसके 3 महीने बाद वो जो आप भेजेंगे वो भेजेंगे रिमाइंडर विद प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि उस प्रोजेक्ट में आप कितना अभी तक कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सर आपके भरोसे बैठे हैं, आप दोगे तो हम कुछ शुरू करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो थर्ड जो आप भेजेंगे, थर्ड लेटर, वो क्या होगा आपका? प्रोग्रेस रिपोर्ट प्लस उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और साथ में रिमाइंडर। और फोर्थ जो आप भेजेंगे वो फिर सेम आप कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रोग्रेस प्लस जो है रिमाइंडर डाल सकते हैं, और चाहे आप डायरेक्टली रिमाइंडर डाल सकते हैं। तो ये अगर आप वाया पोस्ट अगर आप भेज रहे हैं तो कोशिश कीजिए सिर्फ 4 साल में आप 4 लेटर ही सामने वाले व्यक्ति को पोस्ट करें या सामने वाली एजेंसी को पोस्ट करें, बार बार पोस्टिंग ना करें। अब बात करते हैं मेल की। मेल हमें कितनी बार भेजना है? याद रखिए, जब आप ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ये सबसे जो है मान के चलिए कि बहुत इजी वे होता है कम्युनिकेशन का। इसमें कोई किसी प्रकार खर्चा नहीं लग रहा है आपका, यानी कि वहां तो आप डाक करने गए तो आपका एक 22-23 रुपए की पर्ची जरूर कटती है रजिस्टर्ड पोस्ट की। और कोशिश कीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है डाक, हमेशा रजिस्टर्ड पोस्ट से। कभी भी स्पीड पोस्ट मत कीजिएगा, कभी भी नॉर्मल डाक मत डालिएगा, कभी भी कोरियर मत कीजिएगा। हमेशा यूज कीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट। आपके किसी भी काम के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट ही यूज कीजिए।
अगर किसी ग्रांट एप्लीकेशन में स्पेशली लिखा है कि स्पीड पोस्ट से भेजें तो बात अलग है, अदरवाइज संस्था का हर एक काम जो भी आप करें, किसी को भी लेटर भेज रहे हो, वो आप अपने जो है, चाहे संस्था के कार्यक्रम में आप महासंघ को इनविटेशन लेटर भेज रहे हो, लेकिन भेजो किससे? रजिस्टर्ड पोस्ट से, क्योंकि उसकी प्राप्ति आपको मिलती है कि सामने वाले व्यक्ति ने उसको रिसीव किया है या नहीं किया है। तो हमने लेटर तो भेज दिए, ईमेल कोशिश कीजिए आप महीने में सिर्फ एक बार भेजिए, महीने में सिर्फ एक बार, यानी कि साल में कितनी बार मेल डाला आपने उसको? 12 बार। अगर वो ग्रांट नहीं दे रहा है तो 12 बार लेटर डाल। और ऐसा नहीं कि उसने ग्रांट दे दी तो फिर खत्म किस्सा अपना, नहीं, तब भी कोशिश कीजिए कि आपके लेटर 12 तो जाने ही चाहिए। कैसे लेटर जाएंगे फिर? एक थैंक्स का चला गया, फिर आपके आपके उस डोनेशन से, आपके उस सपोर्ट से किसको क्या बेनिफिट मिला उसका एक हम उसकी जो है, जो मैंने आपको कल एक वर्ड दिया था एप्रिशिएशन, एक अलग से एप्रिशिएशन लेटर डालिए उसको इम्पैक्ट के बारे में अवेयर कीजिए कि आपके इस छोटी सी हेल्प से ये इम्पैक्ट आए हैं। तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट की अपडेट सामने वाले को जरूर भेजते रहिएगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस प्रकार से उसको डील कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप वाया पोस्ट यानी कि डाक से भेज रहे हैं तो साल में सिर्फ 4 बार आप जो है डाक भेजेंगे, और अगर आप जो है डायरेक्टली मेल कर रहे हैं तो मंथली आप एक बार जो है मेल से रिमाइंडर डालेंगे आप। और जितनी बार, मान लीजिए पहली बार जो आपने मेल करा वो था आपका रिक्वेस्ट लेटर, अगली बार जो आप करेंगे वो आएगा आपका क्या? प्रोग्रेस रिपोर्ट प्लस में रिमाइंडर, फिर से प्रोग्रेस रिपोर्ट प्लस में रिमाइंडर, फिर से प्रोग्रेस रिपोर्ट प्लस में रिमाइंडर। तो ये चीजों का आपको बखूबी रूप से ध्यान रखना होता है। चलिए जी, यहां तक की चीजें आप समझ गए होंगे कि लेटर हमें कितनी बार भेजना है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। चलिए जी, अब यहां पर बात करते हैं कि भाई ये लेटर्स हमें भेजने किसे हैं। सबसे बड़ी चीज आती है कि हमें लेटर भेजेंगे किसे। यहां पर याद रखिएगा कि आप कोशिश कीजिए ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए जो आपकी संस्था से परिचित हों भली भांति। सबसे पहले जो आपकी संस्था से भली भांति परिचित हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कीजिए। सबसे पहला लेटर आप उन लोगों को डालिए। इसके अंदर आपके पुराने वॉलेंटियर्स भी हो सकते हैं। भाई पुराने वॉलंटियर्स जो आपको छोड़ के चले गए, एक बार आपके यहाँ सहयोग में आए थे, कुछ ऐसे लोग जो आपके यहाँ पहले पहले कार्यक्रम में आए थे, डोनेशन देकर गए थे, पहले पहले डोनर्स रहे हों, पहले कभी डोनेट कर रखा हो उन्होंने आपको। तो सबसे पहले आप जो अपनी लेटर ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे वो ऐसे लोगों से कीजिएगा जो आपसे वेल नोन हो, और वो दोबारा देने के लिए आपसे मतलब इतना फेमिलियर है। अगर वो पहले दे चुके तो दोबारा दे देंगे, और नहीं तो आपके बारे में जानते हैं। ऑब्वियस सी चीज है, अगर जानते हैं और आपकी लेटर ड्राफ्टिंग अट्रैक्टिव है तो बिल्कुल वो आपको देंगे। तो यहां पर याद रखिएगा कि थोड़ा सा आपको डाटाबेस इस प्रकार का तैयार करना है कि वहां पर आप अपने पास वॉलेंटियर्स को भी एंगेज कर सकते हैं। आप अपने जो पुराने आपके संस्था के पदाधिकारी रह चुके हैं उनको आप डाल सकते हैं, जो पुराने लोग आपसे परिचित हैं आप उनको लेटर्स डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको बता दिया कि किन किन लोगों को आपको जो है अपने लेटर्स डालने हैं। तो प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी कि अगर आप मेल से डालनी है तो कैसे डालेंगे। जब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी गद्दी पर मौजूद नहीं रहता है, वो इधर उधर ज्यादा रहता है फील्ड में, तो आप मेल का यूज कीजिए। अगर आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति का एक पर्टिकुलर एड्रेस, एक पर्टिकुलर जो है डाक का पता है, तो आप उस डाक के पते पर डाक के द्वारा सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है आपको डाक को। अगर आपको पता है कि सामने वाले व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नॉलेज है, आपको डाक का पता तो है आपके पास, नहीं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का पता है आपके पास कि भादुगढ़ के अंदर ऑफिस है, कार्यालय का एड्रेस साइट पर अवेलेबल है, लेकिन आपको पता है यादव जी रहते नहीं मोस्टली टाइम यहाँ पर, वो किसी ना किसी संस्था के कार्यक्रम में गए हुए होते हैं। तो आप किस माध्यम से कम्युनिकेशन करेंगे मुझसे? मेल के माध्यम से, क्योंकि मैं कहीं भी रहूंगा अपना मेल जरूर खोलूंगा, है ना। आपने लेटर भेजा, आपने डाक भेजी मुझे, वो शायद मुझे ना मिल पाए। मैं कहीं अगर किसी कार्यक्रम में गया हूँ या 1-2 महीने के लिए बाहर गया हूँ किसी टूर पर या कहीं भी गया हूँ, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो लेटर मुझे नहीं मिलेगा। वो आ भी जाएगा, ऑफिस पे रखा रहेगा, और तब तक पता लगे आपके यहाँ जो जन्मोत्सव मनाया जाना था वो मन चुका है, आपके यहाँ जो कार्यक्रम होना था वो हो चुका है। तो लेटर ड्राफ्टिंग के समय हमें ये खुद डिसाइड करना होता है कि हम उस लेटर को किस प्रकार से
भेजना है हमें उसको, तो वहां पर प्रेफरेंस हमें मेल को देनी है या डाक को देनी है, ये आपको इस प्रकार से डिसाइड करना है। ये आपकी खुद की थोड़ी सी बुद्धि आपको यूज करनी है। अब एक परफेक्ट डोनेशन लेटर के अंदर मुख्यतः 5 चीज होती है, नोट डाउन कर लीजिए। मुख्यतः 5 चीजें होती हैं एक डोनेशन लेटर के अंदर। सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो होता है आपकी ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स आपको सबसे पहले सामने वाले व्यक्ति को जो अभिवादन आप देते हैं, जो ग्रीटिंग आप उसको देते हैं, सबसे पहली वो चीज आती है। दूसरे पॉइंट पर लिखना होता है आपको अपना मिशन, योर मिशन। दूसरी चीज पर क्या लिखना है आपको? मिशन। अब यहां पर लेटर्स 2 प्रकार के हो जाएंगे, याद रखिएगा। दूसरे लेटर में ये चीज चेंज हो जाएगी। कैसे? ये जो मिशन है ये किसके लिए है? जो व्यक्ति आपसे परिचित नहीं है। जो व्यक्ति आपसे परिचित नहीं है उसको ही तो आप बताएंगे हमारी संस्था का मिशन क्या है। और जो व्यक्ति हमारा पहले से डोनर रहा है या हमारा पहले वॉलंटियर रहा है, उससे आप अपने मिशन थोड़े बताएंगे, वो तो आपकी संस्था से परिचित है। तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? वहां पर लिखेंगे आप उनके पुराने गिफ्ट के लिए, यानी कि जो पहले उन्होंने डोनेशन दिया था, जो पहले उन्होंने आपकी हेल्प की थी, उसके इंपैक्ट के बारे में। तो क्या लिखेंगे आप? प्रीवियस गिफ्ट इंपैक्ट, है ना। तो आप दूसरे पॉइंट पर क्या लिखेंगे? प्रीवियस गिफ्ट इंपैक्ट, यानी कि पहले जो आपने हमें सहायता दी थी उसका क्या इंपैक्ट रहा, उसका क्या प्रभाव रहा, वो कहां किसके काम आई, उससे कितना बड़ा चेंज हुआ समाज के अंदर, उससे क्या सोशल आपने अचीव किया। तो जहां व्यक्ति आपसे परिचित है वहां पर आ जाएगा क्या? प्रीवियस गिफ्ट इंपैक्ट। और जहां व्यक्ति आपसे परिचित नहीं है वहां दूसरे पॉइंट पर क्या आ जाएगा? योर मिशन, कि आपकी संस्था का मिशन क्या है, आपकी संस्था क्या करती है। बड़ी बारीक चीजें हैं ये। और यकीन मानिए कि जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन देता था पावर पॉइंट पर, मैं चाहता इस सेशन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे तैयार करता, लेकिन नहीं की। क्यों नहीं की? उसका कारण है, आप लोग जानकारी सिर्फ अपने पास तक रखते हैं, आगे शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग चैनल पर चले जाइए और जितने भी वीडियोस बनी हुई हैं उनके व्यूज चेक कीजिए आप खुद। वो व्यूज आपको बता देंगे कि आप मेरे प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर एक एक व्यक्ति भी 5-5, 10-10 लोगों तक शेयर करना स्टार्ट करते तो साहब 500 व्यूज होने चाहिए थे। 59 लोग हैं मौजूद यहाँ पर। लेकिन जब आप मेहनत उठाने के लिए सब तैयार नहीं है तो मैं क्यों अपना समय खराब करूं? फिर ऐसे ही बोल बोल के क्लास रखवाया करूंगा, आगे से जितने भी सेशन चलेंगे ऐसे बोल के चलाए जाएंगे सभी। मैं क्यों भेजा मारूं इतना ज्यादा? तीसरा पॉइंट जो होता है वो आता है आपका करंट प्रोजेक्ट का। क्योंकि व्यक्ति आपसे परिचित हो चाहे ना हो, उसको करंटली आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताना अनिवार्य होता है, जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए। जिस करंट प्रोजेक्ट के लिए आपको हेल्प चाहिए वो प्रोजेक्ट आपको वहां पर बताना होता है। तो ये हो गया आपका करंट प्रोजेक्ट। तीसरा पॉइंट हो गया आपका करंट प्रोजेक्ट, नोट डाउन करते रहिएगा। चौथा पॉइंट जो होता है वो होती है आपकी फंड रेजिंग गोल, कि आपको कितना फंड चाहिए उस पर्टिकुलर सोशल वर्क के लिए। आपको कितना फंड चाहिए, वो फंड रेजिंग गोल आपको डालना होता है कि भाई इस काम में इतना पैसा लग जाएगा। और अब ऐसा नहीं कि उस काम में इतना पैसा लग जाएगा तो सारा पैसा तुम ही दे दो भैया, ठीक है। कुछ सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ इधर उधर से हम लोग हेल्प लेते हैं, कुछ अन्य डोनर्स को भी आपने फाइल डाली होगी। तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पास आप ये डोनेशन ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से कितना डोनेशन आपको चाहिए वो डोनेशन आस्क। 5वां पॉइंट नोट कर लीजिए, डोनेशन आस्क। कि आपको सामने वाले व्यक्ति से कितना डोनेशन चाहिए। सॉरी।
अब मैं पांचों के पांचों पॉइंट को डिस्क्राइब कर देता हूं फटाफट। 5 पॉइंट हमने लिखे हैं। पहला पॉइंट था हमारा ग्रीटिंग का, दूसरा पॉइंट था हमारा योर मिशन, और अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे परिचित है तो वहां पर हम लिखेंगे योर प्रीवियस गिफ्ट इम्पैक्ट। या अब यहां पर एक चीज और बढ़ जाएगी, दूसरे पॉइंट में एक चीज और बढ़ा लीजिएगा। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति हमसे परिचित तो है लेकिन पहले उसने डोनेशन तो नहीं दिया, तो उसको हम इम्पैक्ट थोड़े नहीं बताएंगे कि आपके पहले गिफ्ट से क्या इम्पैक्ट आया। तो वहां पर हम डालेंगे एक स्टोरी। वहां पर हम क्या डालेंगे? एक स्टोरी। स्टोरी कैसी? कि इस प्रकार के एक सज्जन ने हमें सहयोग किया, उससे हम ये इम्पैक्ट लेकर आए समाज के अंदर। एक स्टोरी टेलिंग। थोड़ा सा अमेंडमेंट है, चेंज कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा वहां पर। हम यहां पर स्टोरी टेलिंग डालेंगे कि आप जैसे कुछ लोगों के सहयोग से हमारी संस्था पीछे ये अचीव कर पाई है। हमने आप लोगों के सहयोग से एक बेटी का कन्यादान कर दिया था, आप जैसे भामा साहू के सहयोग से। अब हमारी संस्था ने एक सामूहिक विवाह का आयोजन करने का सोचा है, ठाना है, जिसके अंदर हमें जो है इतने फंड्स की जरूरत है। हम 51 महिलाओं का बच्चियों का जो है कन्यादान करने वाले हैं, जिसका कुल लागत इतनी है। आप चाहें तो एक कन्या के लिए इतना, 3 कन्याओं के लिए इतना, 5 कन्याओं के लिए इतना डोनेशन कर सकते हैं। समझ गए आप ये पैटर्न, कैसे पैटर्न बनाया जाता है? तो वो पैटर्न के हिसाब से हमें चलना होगा। तो सबसे पहला जो हमारा बताया मैंने आपको, ग्रीटिंग्स। दूसरा हुआ हमारा योर मिशन, और अगर व्यक्ति हमारा पहले से डोनर है तो वहां पर योर प्रीवियस गिफ्ट इम्पैक्ट हो गया। और अगर सामने वाला व्यक्ति सिर्फ हमसे परिचित है और हमें कभी डोनेशन नहीं दिया था, तो वहां पर हम क्या डालेंगे? स्टोरी टेलिंग। यानी कि वहां पर हम कोई ना कोई स्टोरी के माध्यम से जो है उसको बता देंगे कि भाई आप इस प्रकार से चेंज एक समाज के अंदर ला सकते हैं, आपका एक छोटा सा सहयोग इस प्रकार से चेंज ला सकता है। तो ये चीज हो गई। तीसरा हमने किस बारे में लिखा? करंट प्रोजेक्ट, यानी कि करंटली हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, करने वाले नहीं, क्या कर रहे हैं, है ना। तो तीसरा हो गया क्या आपका? करंट प्रोजेक्ट। चौथा पॉइंट क्या था हमारा? फंड रेजिंग गोल्स, है ना, कि हमारा फंड रेजिंग गोल क्या है, हमें क्या उन बच्चियों का कन्यादान करना है ना, उसके लिए इतने टोटल फंड की आवश्यकता है। फिर उसके बाद आ गया पांचवा पॉइंट, डोनेशन आस्क, यानी कि हमें सामने वाले व्यक्ति से कितना डोनेशन मांगना है। बिल्कुल क्लियर लिखना उसके अंदर कि इतना डोनेशन आपसे हमें चाहिए, उसको असमंजस में मत छोड़िए, क्लियर लिखिए। तो डोनेशन आस्क के अंदर क्या आ जाएगा जी? हमें आप एक बिटिया के लिए इतना, 3 बिटियाओं के लिए इतना, जैसे सर अपने फंड रेजिंग कैंपेन में चलाते हैं, एक बच्चे की शिक्षा के लिए इतना, 2 के लिए इतना, 3 के लिए इतना, 10 के लिए इतना, 21 के लिए इतना, 51 के लिए इतना। तो ऐसा नहीं है वहां पर 1 2 3 4 5 6 चलेगा, नहीं, 1 3 5 7 9 11 21 51 इस टाइप से, है ना। तो जो भी आपका है उसके हिसाब से आप चलाएंगे। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हर एक चीज, हर लेटर में चीज सेम नहीं होती है। अगर मैं गौशाला चला रहा हूँ तो उससे मैं गऊ थोड़े दान मांगूंगा, उससे मैं क्या मांगूंगा? भाई मुझे जमीन चाहिए, तो वहां पर मैं क्लियर लिखूंगा कि जमीन का खर्चा इतना, मतलब इतने जमीन की व्यवस्थाएं करनी है, गऊ के पालन के लिए इतना खर्च चाहिए, उनके आगे जो है फीडिंग के लिए इतना खर्चा चाहिए, लेकिन मुझे आपसे क्या चाहिए? सिर्फ जमीन चाहिए। तो वहां पर क्या होगा? सिर्फ जमीन। अगर वो सांसद विधायक सामने वाला जो राजस्व मंत्रालय में कोई व्यक्ति है, राजस्व विभाग को आप लिख रहे हैं, तो सिर्फ जगह के लिए लिख देंगे आप, है ना। मैं चाहता हूं सामने वाला व्यक्ति भूमिहार है, बहुत बड़ा किसान है, मुझे आपसे चारा चाहिए सर, मैंने गौशाला खोल रखी है, मुझे आपके यहाँ पे जो भी कूड़ा बगदा निकलता है, आपके खेत का कूड़ा बगदा किसे कहते हैं भाई? गेहूं आपने निकाल लिए, जो भूसी बची वो कूड़ा बगदा उसके लिए, और वो बड़ा किसान है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो मुझे चारे के रूप में डोनेट करेगा ना वो। तो हमें डिसाइड करना है कि हम सामने वाले व्यक्ति से क्या मांगेंगे। चलिए जी, अब हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। कैसे? स्टार्ट विद फंड रेजिंग, ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग के अंदर क्या होता है कि आपको अपने लेटर के अंदर सामने वाले व्यक्ति का अगर नाम आपको पता है तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट। आप खुद अपने आप से देखिए, यहां पर जो भी जानकारी आपको दी जाती है वो एक प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित होती है। आपको कई बार बताया गया है कि सब कुछ प्रैक्टिकल अनुभव पर आधारित होता है। तो प्रैक्टिकल अनुभव क्या कहता है भाई? आपके पास बहुत सारे मेल आते हैं, है ना। अब मेल के अंदर आपने जैसे ही, जब हम ऊपर केवल बाहर से ही जब हम मेल को पढ़ते हैं तो डियर रिसिपेंट्स लिखा होता है, तो शायद हम उसको खोल के नहीं देखते हैं, है ना। और डायरेक्टली अगर मेल हमारे नाम से है, हमें बाहर से ही दिख गया डियर सुनील कुमार, डियर अनिल कुमार, डियर चेतना सोशल फाउंडेशन, डियर अल्पना दास, है ना, डियर राजकुमार जांगड़े,
हमें कुछ भी अगर हमारे नाम से डायरेक्टली मिलता है तो हम उसको जरूर खोल के देखते हैं, यानी कि सामने वाला व्यक्ति हमारा परिचित है, जो हमें जानता है, तो हम उसको पढ़ने की जहमत उठाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर सामने वाले व्यक्ति का आपको नाम पता है तो जो आपका ग्रीटिंग हो वो उसके नाम के साथ स्टार्ट हो, ये बहुत जरूरी होता है। बिना नाम का जो मेल होता है वो इम्पर्सनल होता है, चाहे वो लेटर ही क्यों ना हो। मेल का मतलब ईमेल भी और डाक भी। अगर सामने वाले का हमने एक लेटर पहुंचाया टू द CSR हेड, इसका मतलब हम उसको जानते ही नहीं। अगर मैंने लिखा टू मिस्टर पुरोहित CSR हेड फलानी कंपनी, यानी कि वो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा यार ये व्यक्ति मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली जानता है, इसलिए इसे मेरा नाम पता है। आप अपने विधायक को लिख रहे हैं तो डायरेक्टली आपने वहां पर लिख दिया टू द जो है विधायक जी, सेवा में विधायक जी, विधायक जी नहीं, सेवा में श्रीमान उनका नाम, माननीय विधायक हल्का बहादुरगढ़, है ना। तो जब आप उसके नाम के साथ संबोधित करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो कोशिश कीजिए उसके नाम के साथ आप उसको एब्रीविएशन जो ग्रीटिंग है उसके नाम के साथ दीजिए। और ये एक प्रैक्टिकल मैं आपको अनुभव से आधारित है, बता रहा हूं आपको कि जो आपके नाम से भेजे गई डाक होती हैं, मेल होती हैं, वो अन्य मेलों की अपेक्षा, अगर अन्य मेल की बात करता हूं, अगर सारे मेल अगर हम 100 भेजते हैं, वो 100 के 100 अगर बिना नाम वाले मेल हैं, तो शायद अगर उसमें से 30 मेल खोले जाते होंगे, तो यकीन मानिए जिस जिस मेल पर नाम होता है, जिस डाक पर नाम होता है बकायदा सामने वाले व्यक्ति का, वो 56 खोली जाती है, 26% एक्स्ट्रा। अगर वो 30 खोली जाती है तो ये 60 खोली जाती है, डबल। क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति पर इंपैक्ट डालती है, यार किसी ने मेरे नाम से मेल ड्राफ्ट कर रखा है, दैट मीन्स कि वो मुझे पर्सनली जानता है। तो इस ट्रिक को मत भूलिएगा, कोशिश कीजिए उसका कॉन्टेक्ट निकालने की, उसका नाम निकालने की। चलिए जी, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, योर मिशन। आपको अपना मिशन इतना एक्सप्लेन कर देना है, इतना आसान शब्दों में लिख देना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर शब्द दोनों चीजें देखनी हमें, शब्द कम भी हो और आसान भी हो। अब ऐसा तो नहीं कि आप एक लेटर लिख रहे हैं उसके 5 पेजों का आप लेटर ड्राफ्ट करेंगे। भैया लेटर एप्लीकेशन जो होती है, एप्लीकेशन कितने पेज की होती है? ज्यादा ज्यादा 1 पेज। उस पेज के अंदर ज्यादा ज्यादा क्या होगा? PTO, प्लीज टर्न ओवर, यानी कि घुमा के और पढ़ लीजिए साहब, यानी कि पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, बस इतना ही ना। ऐसा ना हो कि आपकी लेटर जो है वो 10 पन्नों का हो, ऐसा नहीं करना ना। यानी कि बहुत कम शब्दों में अपना जो हमें मिशन होता है वो एक्सप्लेन करना होता है, कम शब्दों में और बहुत ही क्लियरली। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे थे मिशन के अलावा हमारे पास क्या था? इम्पैक्ट, है ना। अगर सामने वाला व्यक्ति हमारा पहले से ही डोनर रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? उनको ये दिखाना है कि कैसे आपके गिफ्ट ने जो है लोगों की हेल्प की है, कैसे आपके उस दान से हम कोई अच्छा काम कर पाए हैं, उसमें लोगों के चेहरों पर क्या खुशी आई है। अब लोगों के चेहरों की खुशी तो आप लिख के नहीं दिखा सकते हो ना, वहां पर आप क्या दिखाएंगे? उनके फीडबैक। वहां पर आप क्या दिखाएंगे? देखिए ध्यान रखिएगा, हम इसलिए कहते हैं कि डोनर के साथ फीडबैक लेना भी जरूरी होता है। अगर वो फीडबैक आपका वीडियो के अंदर है, मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बंदा कह रहा है, पढ़ा लिखा तो है नहीं जो उसे फीडबैक लिख के भेजना आता हो, है ना, उसने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आपने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब आप बनाते हैं तो अपना संस्था का यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उस पर आपने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वहां पर आप क्या डालेंगे स्टोरी टेलिंग में कि इसका इफेक्ट जो है, इसका इम्पैक्ट, है ना, या इसका जो है मतलब इस गिफ्ट का क्या इम्पैक्ट आया, वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहां पर लिंक डाल दीजिए उस वीडियो को, छुट्टी, 2 लाइन में खत्म। सामने वाला व्यक्ति इच्छुक होगा तो उस लिंक पे जाके कॉपी करेगा, उसको वहां पेस्ट करके खोल लेगा। अगर मेल किया तो डायरेक्टली क्लिक करेगा, वहां उसको दिख जाएगा भाई आपने। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सामने वाले व्यक्ति को जब लेटर भेजते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि डोनर्स का ध्यान रखना है। अगर आप डोनर का नाम अपने एक्टिविटीज के अंदर बता के चलते हैं, इंक्लूड करते हैं, इससे डोनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट जाता है। अगर उस वीडियो के अंदर पीछे पोस्टर लगा हुआ और उस डोनर की फोटो लगी हुई है, इनके सहयोग से किया था संस्था ने काम, उसे बड़ा अच्छा लगेगा।
वो दोबारा देने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा आपको, क्योंकि उसे दिखा कि जो उसने किया वो आप भी आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने डोनर्स का डाटा भी रिप्रेजेंट करते हैं सामने। ये नहीं कि संस्था ने अच्छा काम कर दिया, मैं सिर्फ वाई वाई लूट के आ जाऊं, मैं सिर्फ जो है कंबल और जो है तौलिए ओढ़ के आ जाऊं वहां से, या सम्मान में पगड़ी बनवा के आ जाऊं। लेकिन मेरे पीछे ये जो सम्मान मुझे मिला वो किन लोगों की वजह से मिला, उनके बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं वहां पर जो भी आपके, देखिए आप जरूरी नहीं है कि भाई आप पीछे आप क्या गलती कर गए मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश कीजिए, मान लीजिए हमने आपको चाय का प्रोग्राम दिया था, चाय का प्रोग्राम आपका पहला एक्टिविटी थी, आने वाले समय में जब ये फेसबुक सीरीज आगे चलेगी तो आपको कुछ और एक्टिविटीज बताई जाएंगी, है ना। उन एक्टिविटीज में क्या कीजिए, जो पिछले डोनर आपने छोड़ दिए, जो गलती आपने पहले कर दी, उनको यहां पर कंप्लीट कर लीजिए। अब उन डोनर का डाटा यहां डाल दीजिए। जब पहली एक्टिविटी आप करें तो उसमें पिछले डोनर को उठा के डाल लीजिए, कल, क्योंकि कल को इस लेटर ड्राफ्टिंग के अंदर आपको उसकी बहुत बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए आपसे कहा जाता है फोटो और वीडियो हर एक चीज बचा कर रखिए, क्योंकि इस लेटर के अंदर आप फोटो तो लगा नहीं सकते ना, इस फोटो के अंदर वीडियो, मतलब जो है इस लेटर के अंदर आप फोटो तो लिख नहीं सकते, छाप नहीं सकते। तो यहां पर हम क्या डालेंगे, उस संबंधित वीडियो का लिंक डाल दिया हमने, छुट्टी। अब बात आ रही थी किसकी, जिन लोगों ने हमें डोनेशन दिया नहीं है लेकिन हमसे परिचित हैं, है ना। तो वहां पर सबसे बेस्ट वे क्या रहती है, शेयरिंग ए स्टोरी फ्रॉम समवंस हु बेनिफिटेड फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। किसी की ऐसी स्टोरी शेयर कर दो जो आपकी संस्था से बेनिफिटेड हो, कि देखिए हमारी संस्था ने आप जैसे भामाशाहों की मदद से ऐसा काम किया और उससे ऐसे लोगों को फायदा पहुंचा, एक स्टोरी उसको बता दीजिए। तो यहां पर तीनों चीज क्लियर कर दी है मैंने आपको। अगर आप किसी अननोन पर्सन को भेज रहे हैं, पहली बार कम्युनिकेशन करें, तो वहां पर आपको अपनी संस्था का मिशन लिखना है। आप एक परिचित को भेज रहे हैं जो आपके संस्था से परिचित है लेकिन उसने कभी डोनेशन नहीं दिया, तो उसके लिए एक स्टोरी राइटिंग डालेंगे आप, है ना। और अगर व्यक्ति पहले से परिचित है और आपका डोनर रहा है और आप रिपीट उसको कोई मैसेज भेज रहे हैं, तो वहां पर आप क्या डालेंगे, उसका इम्पैक्ट, गिफ्ट इम्पैक्ट, कि पिछली बार जो आपने डोनेशन दिया था उससे हमने क्या क्या हमने किया अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या रहा। चलिए जी, अब पॉइंट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या था हमारा, कि हमारा करंट प्रोजेक्ट, करंट कैंपेन या करंट इवेंट क्या है ना। करंट प्रोजेक्ट जिसके लिए हमें फंड चाहिए, करंट कैंपेन किस कैंपेन के लिए हम फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं, करंट इवेंट किस कार्यक्रम के लिए हम आपसे जो है हेल्प चाहते हैं। तो करंट इम्पैक्ट इवेंट या करंट प्रोजेक्ट या करंट कैंपेन जो भी है, तो उसके बारे में आपको एक स्पेसिफिक रीजन देना होता है कि आप उसको एक लेटर क्यों भेज रहे हैं उस पर्टिकुलर इवेंट, उस प्रोग्राम, उस प्रोजेक्ट के लिए। वो वहां पर क्लियर कीजिए, रीजन को क्लियर कीजिए कि आपको भेजने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, कहीं संस्था अपने निजी प्रयासों से पूरा प्रयास कर रही है इसको पूरा करने की, लेकिन हमें फिर भी आप जैसे दानवीरों की आवश्यकता है। तो एक रीजन जरूर वहां पर क्लियर करना है। वो उसके अंदर की डिटेल्स होनी चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए आपकी, लाइक डेट वगैरह। आपको इवेंट करें तो उसकी डेट जरूर डालना है कि फला तारीख को हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं, है ना, ये जरूरी होती है। और जो इससे पहले आपने जो स्टोरी डाल दी थी या जो आपने अपील करी थी, वो इस पे इफेक्ट डाल देगी। एक स्टोरी टेलिंग जरूर करना है उसके अंदर, वो इस पे इफेक्ट डाल देगी। तो यहां पर हमें करंट प्रोजेक्ट के बारे में बता देना है कि भाई ये करंट प्रोजेक्ट क्या है, इससे कैसे लोगों को फायदा पहुंचेगा, और आपको लेटर लिखने का क्या कारण रहा है, क्या विशेषता है आपको लेटर लिखने के लिए, क्यों जरूरत पड़ी मुझे आपकी, कहां जरूरत पड़ेगी मुझे आपकी, है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए। अब हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 4, है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या था हमारा, पॉइंट नंबर 4 था हमारा फंड रेजिंग या गोल। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा है ना, उसमें हमें क्यों आपकी आवश्यकता पड़ी, है ना, क्यों इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें पैसों की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों आपकी इंडीड हेल्प की आवश्यकता पड़ रही है, क्या आप होप रखते हैं हमसे, है ना। और लास्ट वाला पॉइंट है उसमें स्पेसिफिकली आप डाल दीजिए कि भाई इतना अमाउंट हमें आपसे चाहिए, एक बच्चे की फीडिंग के लिए इतना चाहिए, एक बच्चे के एजुकेशन के लिए इतना चाहिए, 3 बच्चियों के विवाह के लिए इतना चाहिए, 5 के लिए इतना।
या एक पर्टिकुलर गोल अगर आपका, जी मुझे आपसे जमीन चाहिए थी, आप हमें 10 कंप्यूटर डोनेट कर दीजिए, बैंक को आप लिख रहे हैं 10 कंप्यूटर चाहिए जी, आप हमें एक पीसी डोनेट कर दीजिए, है ना। जो भी है पर्टिकुलर गोल वो वहां पर आपको डाल देना कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इस प्रकार से आवश्यकता है, तो उसके लिए आप हमें एक पीसी डोनेट कर दीजिए, छुट्टी। तो ये हो गई आपकी डोनेशन लेटर की राइटिंग, कि कैसे आपको अपना जो है डोनेशन लेटर ड्राफ्ट करना है। अब बात आती है कि इसका समापन कैसे करें। लेटर तो ड्राफ्ट हो गया, अच्छा इसका समापन कैसे करें, रैपअप कैसे करा जाता है। इसमें रैपअप करते समय आपको एक डायरेक्ट मैसेज डालना है, एक डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको वो हेल्प कैसे पहुंचाए। ध्यान दीजिएगा, सामने वाला व्यक्ति वो आपको हेल्प कैसे पहुंचाए। क्लियर एंड डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, क्लियर एंड डायरेक्ट कॉल टू एक्शन, यानी कि पढ़ने वाले को पता हो कि उसे आपकी हेल्प कैसे करनी है। अब आपने वहां डाल तो दिया था कि सर मुझे आप डोनेशन कर दीजिएगा, लेकिन वो डोनेशन कैसे किया जा सकता है। अब ये नहीं कि उसके अंदर बैंक अकाउंट डिटेल डाल दें, ये हरकतें मत कर दीजिएगा। आप अपने सपोर्ट के लिए हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं वहां अकाउंट नंबर डाल के इस अकाउंट में भेज देना आपको, वो सोचेगा कर्जा मांग रहा अच्छा वाला व्यक्ति, है ना। ऐसी ऐसी हरकतें नहीं करनी हमें। डायरेक्टली कभी भी किसी को अकाउंट नंबर नहीं डालना। आप हमें जो है इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आगे हेल्प के लिए, या आप हमें अपना जो है जो हेल्प है वो इस पते पर भेज सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई इनकाइंड हेल्प मांगी थी कि भाई मुझे आपसे रेफ्रिजरेटर डोनेट चाहिए या मुझे आपसे कंप्यूटर चाहिए, तो वो आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही चीज रहेंगी, इस पते पर, या फिर आप हमें विजिट कर सकते हैं। भाई हमें बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए थे, हमें बच्चों की फीडिंग के लिए चाहिए थे, तो आप हमारे सेंटर को इस पते पर आकर विजिट कर सकते हैं और वहां डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं आप, वाइल विजिटिंग द ऑफिस, है ना, वाइल विजिटिंग द कैंपस। तो वहां पर डायरेक्टली बैंक अकाउंट डिटेल मत डाल देना, कोई ऐसी हरकत मत कर देना, बता दिया मैंने आपको। या तो वहां पर आप अपना डालेंगे यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, या फिर हम वहां पर डाल देंगे भाई कि आप इस पते पर हमसे आप जो है संपर्क कर सकते हैं, अपनी बिलोंगिंग्स, आपका जो सामान है वो आप हमें इस पते पर भिजवा सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद अपना एक साइन डालना है आपको, है ना, विद हार्टली थैंक्स एंड रिगार्ड्स, है ना। या एक लाइन जरूर डाल दीजिएगा यहाँ पर, वेटिंग फॉर ए काइंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड। ये लास्ट लाइन जरूर डालनी है, वेटिंग फॉर ए काइंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, या फिर वेटिंग फॉर ए काइंड कंसिडरेशन, वेटिंग फॉर ए काइंड कंसिडरेशन, या वेटिंग फॉर ए काइंड सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, ये लाइन डालनी है। उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड्स वो डाला, अपने साइन किए, अपना नाम लिखा, आपका पद या जो भी आप डालते हैं उसमें अपना जो है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल दिया आपने अपनी, कि आप मुझे डायरेक्टली, मेरा मोबाइल नंबर ये है ना। और ये सब कुछ डालने के बाद एक चीज और रह जाती है, आपने नाम डाल दिया, साइन वाइन डाल दिए, अपने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी एक चीज रह जाती है। वो चीज क्या है, देखिए सामने वाले को नहीं पता कि आपको कभी किसी ने डोनेशन दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन सामने वाले को ये जरूर महसूस होना चाहिए कि आप अपने सभी जो ऑडियंस हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति ने एटलीस्ट, देखिए सामने वाले व्यक्ति ने अपना मेल तो पढ़ा ना आपका, उसने अपना समय तो दिया ना आपको, इस बात के लिए उसको थैंक्स जरूर बोलना है, इस बात के लिए उसको थैंक्स जरूर बोलना है। थैंकिंग योर ऑडियंस फॉर देयर फ्यूचर गिफ्ट, उसके फ्यूचर गिफ्ट के लिए उसको धन्यवाद दे देना कि आपके सहयोग के लिए संस्थान बहुत बहुत आपका आभारी है। आपने हमारे आवेदन को पढ़ा, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमारे लेटर को पढ़ा और हमें सहयोग प्रदान किया। जैसे मान लीजिए कोई हमारा प्रीवियस डोनर है, तो हम क्या लिखें, हम अपने सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। भाई पहले से डोनर था, हमने उसके पास लेटर भेजा, तो हम अपने सभी सहयोग का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
आवेदन को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने सभी सहयोगियों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। तो हमने उसको भी थैंक्स कहा कि उसने हमारा लेटर आज तक पढ़ा है, और साथ ही साथ ये भी दिखा दिया कि हम अपने सभी जो हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे जितने भी डोनर्स हैं, हमारे जो भी सहयोगी हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट में एक लाइन आ जाती है, बिल्कुल लास्ट में। जैसे हम लोग कई बार देखा होगा आपने, महासंघ के लेटर में नीचे लिखा जाता है हैप्पी न्यू ईयर, या लास्ट में लिखा होता है हैप्पी दिवाली या हैप्पी। तो अगर आप किसी जो है इवेंट पर भेज रहे हैं स्पेशली, और एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका लेटर ज्यादा लेट भी मत भेजिएगा, ज्यादा लेट भी मत भेजिएगा। पता लगे परसों दिवाली है, आज आप लेटर भेज रहे हैं, तो साहब वो 2 दिन में तो पहुंचेगा ही सही। अब आज का आज मुझे लेटर मिला, मैं आज का आज डोनेशन थोड़े कर दूंगा अगर आज ही दिवाली है तो समय से पहले भी आपका लेटर ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं जी दिवाली तो आ रही है नवंबर में, मैं आज लेटर भेज दूं। जी दिवाली पे मिठाई बांटनी है, उसके लिए मुझे आपसे सहयोग चाहिए था, आप कुछ मिठाई के डिब्बे पहुंचा दें। अरे गधे, दिवाली जो है आज 7 महीने बाद है। तो इतना प्रियर भी आपका लेटर ना हो कि वो और दिखे, और इतना पास भी ना हो कि उसके पास आज लेटर पहुंचे, वो कहे यार दिवाली तो मन चुकी कल रात को। तो वो चीज आपको तय करनी है, वो चीज आपको तय करनी है। उसके लिए आपकी खुद की स्किल्स को यूज कीजिएगा कि आपको लेटर कब भेजना है। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में, यानी कि मार्च के बाद, बहुत सारी, जो आपने ध्यान दिया होगा 31 मार्च को बैंक बंद होता है, 31 मार्च और 1 अप्रैल को। क्यों बंद होता है? वो अपना रेनोवेट कर रहे होते हैं सामानों को। तो आपने उनको लेटर भेजा है कि भाई मुझे कोई पुराना गिफ्ट, प्रिंटर, कोई ऐसी कंप्यूटर एसेसरी मुझे मिल जाए आपके यहाँ से डोनेशन के रूप में। तो ये लेटर आप कब तक भेजेंगे? जनवरी में नहीं भेजेंगे, फरवरी में नहीं भेजेंगे, ये मार्च के महीने में जाना चाहिए। और कब से पहले? 25 या 21 मार्च से पहले पहले। 21 और 25 के बीच में अगर आपका लेटर वहां पहुंच रहा है, क्योंकि इसी समय फैसला होता है कि करना क्या है। कोशिश कीजिए आप 15 तारीख के बाद आपका लेटर पहुंच जाए, और 25 से पहले पहले पहुंच जाए। तो 15 मार्च से 25 मार्च के बीच में बैंक के पास लेटर पहुंचा दो। जिन लोगों को जमीन की जरूरत है, या फिर किसी अन्य अपने किसी सोशल वर्क के लिए सहयोग की आवश्यकता है, याद रखिएगा आपके यहाँ पर जो सांसद होता है, उस सांसद को जो निधि मिलती है, उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा मिलता है, वो किस लिए मिलता है? ऐसे ही सामाजिक कार्यों के लिए। क्योंकि रोड बनाता है जो रोड वाला डिपार्टमेंट है, गलियां नालियां बनती हैं उसके लिए नगर पालिका बनी हुई है, कोई और भवन निर्माण कुछ करवाना है उसके लिए विधायक निधि से पैसा आता है। सांसद को पैसा क्यों मिलता है? उस पूरे ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट वर्क के लिए अलग से। तो सांसद निधि में बहुत सारा पैसा पड़ा है, आपको लेना आना चाहिए। और उंगली कर दीजिए, क्योंकि आप एक वोटर हैं, आपकी वोट की वजह से वो सांसद बना है। इशारा मैंने आपको कर दिया, बाकी आप समझदार हैं। अपने सांसद को लेटर तो अब ड्राफ्ट कर ही दीजिएगा, जरूरी है। आपके सांसद को लेटर अभी से ड्राफ्ट कर दीजिएगा बेशक। 31 मार्च होने से पहले पहले, यानी सॉरी 25 मार्च से पहले पहले बैंक को लेटर डाल देना। ध्यान से समझ गए होंगे सभी। नए साल पर, जब नया साल शुरू होता है पहला दिन, उससे पहले यानी कि 15 से लेकर 25 दिसंबर के बीच में, जो आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट घराने होते हैं, ठीक है, कई लोग क्या है नया साल 1 जनवरी से मनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नया साल 1 अप्रैल से ही मनाते हैं। तो ये 15 से 25 मार्च वाला फिनोमेना कई कंपनियों में भी काम आएगा आपके, कई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम आएगा आपके, और काफी जगह ये फिनोमेना जो है आपका दिसंबर में काम आएगा। वो आपको देखना है। ये ऑब्जर्वेशन भी बहुत बड़ी चीज होती है। आपको अपने आसपास ऑब्जर्व करना है कि कौन सा व्यक्ति किस समय पर क्या करता है। उस कंपनी के अंदर धुलाई, सफाई, रंगाई, पुताई कब हो रही थी, दिसंबर में या मार्च में? इसका मतलब कि वो नया साल कब मनाने वाला है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना। आई थिंक सो जिस मुद्दे के लिए, जिस विषय पर आज हमने चर्चा शुरू की थी, वो विषय आप लोगों को जो है कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी तरफ से सर आज का जो मेरा प्रयोजन था
लेटर ड्राफ्टिंग बताने का, समझाने का, वो मेरी तरफ से वैसे पूरा हो चुका है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहें या कुछ आपकी तरफ से सुझाव हो तो सर बिल्कुल। सर मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, अभी जितने भी साथी सुन रहे हैं ना सर, इनसे क्वेश्चन लीजिए और ये बताएं कि ये लेटर भेजेंगे कैसे सर। ये लोग सब सुन तो रहे हैं सर, माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि ये बताएं लेटर भेजेंगे कैसे, मेल से कैसे भेजेंगे, मेल से ये लेटर लिख के क्या उनका प्रोसेस होगा, ये उसको लेटर को उसमें मेल पे लिखेंगे, उसके साथ अटैचमेंट करेंगे या क्या नहीं करेंगे सर। नहीं सर, देखिए देखिए अभी मैंने अभी क्लियर नहीं करा था एक सर इसको। सर एक मिनट सर अच्छा सर अच्छा। सर मुझे सॉरी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एक तो सर ये है, मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन करना चाहूंगा। जैसे आपने उनसे कहा ना कि लेटर भेजना रजिस्टर्ड पोस्ट से, उसमें सर रजिस्टर्ड पोस्ट विद एडी भेजें, एडी कार्ड। तो एडी कार्ड पे ना सर वहां से एक मोहर लगकर या उनका रिसीविंग आ जाएगी, तो वो एक आपके पास ये रहेगा कि आपने उनको उस डेट को वहां रिसीव हो गया, एक कंफर्म हो जाएगा। तो रजिस्ट्री में सर ये रिसीविंग का वो आपके पास आ जाएगी। अब सर अब आप बताएं सर, मैं भाई इतनी बात कह रहा सर था। सर 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 मैं जिस हम्म, चीज को गोपनीय रख रहा था ना, वो चीज आपने क्लियर कर दी। मैंने हाँ जी, बताया था कि सामने वाले व्यक्ति को जब आप लेटर उसके नाम से भेज रहे हैं ना, हाँ तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो नाम उसका कैसे निकालना, ये तो तरीका है। पहला जो हाँ आपने लेटर भेजा उसके साथ एडी कार्ड लगा दिया। अब एडी हाँ कार्ड पे रिसीविंग आई हुई है कि फलाने हम्म, सीएसआर हेड का नाम है प्रदीप कुमार, तो अगला लेटर हाँ आप किसके नाम से भेजेंगे? मिस्टर प्रदीप कुमार, सीएसआर हेड, फला कंपनी, है हाँ ना? जी तो ये सब ट्रिक है। देखिए, इनको भी अपना दिमाग यूज करने दीजिए, सर। सर इनको भी मैं यही घिसने तो दीजिए। हाँ मैं सर यही जानना चाह रहा हूँ कि लेटर कुछ साथी बताएं, फिर उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगा। पहले सभी साथी इसमें जो वो लेटर कैसे भेजेंगे, पहले आप हमें बताएं, फिर मैं अपनी बात कहूंगा। जो साथी लेटर भेजते हैं या जो है वो आप बताएं कि कैसे सर वो ये रेज हैंड करें। कोई भी संस्थागत व्यक्ति अपना अगर अनुभव साझा करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है एक बार। तो कुछ और नई चीजें निकल कर आएंगी हाँ बताने और जी समझाने के लिए। प्लीज, अगर कोई भी साथी अपना साझा करना चाहे अनुभव, तो बता सकते हैं कि वो किस प्रकार से लेटर ड्राफ्ट करेंगे। जी बिल्कुल, शिव गोरक्ष एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे तो पहले आपने बताया कि डायरेक्टर ड्राफ्ट करने के बाद तो हमें मेल, तकरीबन मेल हमें जिस डिपार्टमेंट की होती है या जिस भी ऑफिस की होती है तकरीबन ऑनलाइन मिल ही जाती हैं सर्च करने पर। हम्म, और उसको जब हमने लेटर ड्राफ्ट किया हुआ सर, उसको हम मेल डालते हैं साथ में अटैचमेंट करके, जो हमने बना किया हुआ पूरा साइन करके प्रिंट निकाल के उसको बाद अटैचमेंट करते हैं सर। उसके अंदर सब्जेक्ट भी लिखते हैं और मेन वर्डिंग लिखते हैं कि इस पर्पज के लिए हम ये लेटर कर रहे हैं, प्लीज सी द अटैचमेंट एज बिलो। बहुत बढ़िया सर। सर आपकी तरफ मैं रेफर करना चाहूंगा। हाँ 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 सर। सर शिव गोरख से थे ना सर ये। जी हाँ जी, तो सर आप इसको क्या लेटर हेड पे स्कैन करके डालते हैं? लेटर हेड पे निकाल के सिर्फ फिर बाद में स्कैन करके डालते हैं। स्कैन करके डालते हैं ना? तो सर जी जी और कोई साथी, तो मैं आपसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करना चाहूंगा। तो अभी कोई जी। और साथी भी कुछ बताएं तो फिर मैं अपनी पूरी बात को करूंगा। कोई और साथी? जी सर ने बिल्कुल बहुत सर। अच्छा बताया स्कैन। अंश आरना फाउंडेशन, अपने आप को हाँ अनम्यूट जी। कीजिएगा सर। हेलो। जी जी हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा आवाज जा रहा है क्या सर? हाँ आ रही है सर, बताएं। मेरा आवाज पहुंच रहा है क्या सर? हाँ पहुंच रहा है सर, पहुंच रहा सर मैं ये बोल रहा था सर, जैसे जैसे लेटर ड्राफ्टिंग करने के लिए है। या आप हिंदी में लिखना है कि अंग्रेजी में ही लिखना है क्या लेटर? नहीं, आप जिस भी भाषा में, वैसे देखिए इंग्लिश में लिखेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, फिर भी आप हिंदी में भी लिखिए सर, किसी भी भाषा में लिखिए। आप आपके साउथ की तरफ के हैं तो सर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं सर, मगर इंग्लिश में थोड़ा इम्पैक्ट सर क्योंकि सर जो सी। जैसे हाँ नहीं, जैसे कि सर अंग्रेजी लिखते हैं तो जैसे विधायक को हम लोग अगर लेटर करते हैं तो हम्म, वो तो अंग्रेजी को उतना समझेगा नहीं, समझेगा। समझेगा नहीं, ये बिल्कुल सही हिंदी बात है। में लिखने के लिए हम्म, ठीक। कोई नहीं समझ सर, अंग्रेजी को कितने समझ नहीं पाते हैं, इसलिए बोल रहे थे। नहीं सर, जैसे मैं, मेरा ये कहना है, जो मैं अभी कह रहा हूँ कि आपने लेटर लिखोगे, मेल पर कैसे लिखोगे? आपने मेल करना है उनको, आप लेटर लिख नहीं के नहीं मेल करके स्कैन करके करोगे या कैसे? सर, लेटर हेलो, लिख के स्कैन करने से, हाँ लेटर लिख के स्कैन करने से। स्कैन करने से। और कोई साथी?
सर कोई ये साथी नहीं बताए सर, बिना कोई भी साथी सर नहीं है सर सर। एक मिनट सर, एक कोई है, एक है। अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, अपने आपको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम। सर लेटर तो हम जो लिखते हैं अपने लेटर हेड पे, इस साइन और मोहर के बाद उसको सब्जेक्ट हम लिखते हैं, उसको हमको क्लियरली इंग्लिश में ही लिखना होता है, क्योंकि सबके पास सर वो जो मेल जाता है में क्या है कि चाइनीज लैंग्वेज आती है, तो क्या कंपनी के पास इतना समय नहीं रहता कि उसको कन्वर्ट कर सके। ये तो वो समझती नहीं कि किस लिए लेटर। वॉइस ब्रेक हो रही है शायद। मैडम वॉइस क्लियर नहीं आ रही अब। बेटिया फाउंडेशन को अनम्यूट कर रहा हूँ सर, अपने आप हाँ को। बेटिया फोन जी। मिस्टर कृष्णकांत शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। यस सर। यूनिकोड में भी टाइप करते हैं तो वो एक्चुअली जो है लेटर में लेटर पैड के अगर जरूरी होता है तभी लेटर पैड लगाते हैं, अदरवाइज यूनिकोड फॉन्ट में टाइप कर देते हैं तो हिंदी एज इट इज आ जाती है, और ज्यादातर हिंदी में ही करस्पॉन्डेंस करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना अनुभव साझा करने के लिए। चलिए मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर जी। हेलो जी मैम बोलिए। हाँ सर, मेल पर तो हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट होते हैं तो उसको ओपन करने में कुछ अनकंफर्टेबल होते हैं लोग, तो डायरेक्ट हम मैसेज कर सकते हैं बिना लेटर हेड के, बिना स्कैन के। वो मैडम ज्यादा अच्छा रहता है। बिना लेटर हेड के वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपकी बात ठीक है, आप वो कर सकते हैं, वो बिना लेटर हेड के वो अपने रिकॉर्ड में कैसे रखेंगे। अभी मैडम मैं आपको बताता हूँ कैसे वो करना है, अभी कोई और साथी हो तो बताएं। जी सर, मिथिला एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ आ रही है सर, आ रही है, बताएं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर इसमें मेल ड्राफ्ट करते समय एक तो जो हम लोग लेटर हेड पे अटैचमेंट डालते हैं, लेटर हेड पे जो तैयार करके और स्कैन करके और अटैचमेंट लगाते हैं ईमेल में, तो वो तो हम लोग लगा ही सकते हैं, और साथ साथ जो है उसके साथ जो मेन जो पॉइंट होता है उस लेटर से रिगार्डिंग, तो वो चीज़ हम लोग उस मेल पे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उस पे, और ब्रीफ उसका डिस्क्रिप्शन दे के, और फिर जो फर्दर डिटेल्स के लिए जो है हम लोग अटैचमेंट को रेफर कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो मेल देखेंगे उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगा, और जिससे कि यदि वो फर्दर और भी इंफॉर्मेशन के लिए फिर अटैचमेंट देख के भी समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकता है इसमें, लेटर लेटर के साथ साथ अटैचमेंट के साथ साथ हम लोग उसका कुछ जो मेन डिटेल्स वगैरह है वो हम लोग डायरेक्ट भी ड्राफ्ट करके और फिर उसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा ये कहना था कि हमें उस लेटर को ना तो प्रिंट आउट निकालना पड़े, ना उसको स्कैन करना पड़े, और हमारे उसमें कॉपी पेस्ट में भी, उसमें आपके अटैचमेंट में भी आ जाए, और आप उसको अपने मेल्स में भेज दें। ये इसके बारे में कौन सा चीज जानते होंगे, जरा वो बताएं सर। विदाउट स्कैन करे सर, विदाउट स्कैन करके आपने स्कैनिंग, क्योंकि आपने पहले प्रिंट आउट उसको लेटर हेड पे निकालेंगे, फिर उसको स्कैन करेंगे मोबाइल से या उस स्कैनर से, फिर आप उसको डालेंगे। उसके बगैर कौन से साथी हैं कोई जो इस टेक्निक से कर रहे हो तो जी बहुत। शिव गोरक्ष एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी हैंड रेज किया है। हाँ सर, वो शायद जानते होंगे। हाँ जी। हाँ जी सर, ये ऑनलाइन में जो हम लेटर में जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जो वर्ड में या पैड में जो हमारा लेटर हाँ हेड है, हाँ हाँ सर सर सर, उसके जो अंदर मैं में टाइप कहना किया चाह उसको हम ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं सर, रहा पीडीएफ में। सर सर ये सर यही मैं कहना चाह रहा था जी सर। देखिए उसके लिए, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए जो मैं कहना चाह रहा था ना, देखिए लोगों से यही तो है। बेटा टॉर्च दे जाओ। एक को सर,
कर दिए सर अनम्यूट? अनम्यूट कर दिया ना साथियों। हाँ, बहुत म्यूट बहुत कर। धन्यवाद। देखिए अभी जो शिव गोरख एजुकेशन सोसाइटी वालों ने बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैं सबसे पूछ रहा था, यही कह रहा था सर। सभी लोगों से अनुरोध है, क्योंकि सबको वो टेक्निक नहीं आती होगी, आप अपना एक लेटर हेड वर्ड में एक लेटर हेड बनवा लीजिए, एक कॉपी का वर्ड में बनवा के बहुत नॉमिनल रेट में, शायद वो जो आपका लेटर हेड है ना, वो 50 रुपए में बन जाएगा। कोई 100 भी मांग लेगा, कोई 50 रुपए में एक जो प्रिंटर है वो आपको वर्ड में लेटर हेड बना के दे देगा। उसमें आप अपने सिग्नेचर भी कर लीजिए, सिग्नेचर भी उसमें पेस्ट करवा लीजिए सर उसमें। और या सिग्नेचर भी नहीं कराते तो आप अपने डिजिट एक सिग्नेचर करके उसमें आप पेस्ट कर सकते हैं सर। मैं इतना अच्छा खैर डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें आप वर्ड में जब आपका लेटर हेड बन जाएगा सर, आप उसको वर्ड में, उस पर आप हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, लोकल लैंग्वेज में किसी पे भी लिखें, और उसकी को लेटर हेड को उसी में सेट करके आपको देखेंगे। और वो ही आप अपने उस विदाउट आपको प्रिंटिंग करे, विदाउट उसका प्रिंट लिए, विदाउट इसको स्कैन करे, आप उसको अपने उसमें क्या कहते हैं अटैचमेंट में लगा सकते हैं। और उसको कॉपी करके, जैसे अपने कंट्रोल सी करके दबाते हैं, और जहां वो मेल का परफॉर्मेंस, जैसे बिटिया फाउंडेशन वाले कह रहे थे, वहां उसको लिखेंगे सर, आपका पूरा लेटर हेड उसमें भी आ जाएगा, क्या कहते हैं अटैचमेंट में और वहां भी सामने भी आपका पूरा लेटर हेड में जो है वो सारा आपका प्रिंट आ जाएगा सर। इतनी सी बात है ये। और एक चीज और सर मैं इसमें कहना चाहूंगा साथियों, कि एक इतनी सी बात यह है कि सभी साथी वर्ड में, आप अपने प्रिंटर के पास जाके वर्ड में लेटर हेड को कराएं, और उसमें अपने आप देखेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा हो, नहीं कुछ आ रहा होगा, मेरे से कल पर्सनल भी कॉल कर ले। मैं अपना जो मेरा वर्ड का लेटर है, अभी मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं अपना लेटर हेड कल ग्रुप में सर, हेलो सर यादव जी, जी हाँ सर, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो सर मैं अपना ग्रुप में लेटर हेड अपना शेयर कर दूंगा, मैंने कैसे बनाया होगा, देख लें आप उसको वर्ड में प्रिंट करा लें सर। 50 रुपए में मैं वो पेन ड्राइव में आपको दे देगा, और उसमें आप कितने भी लेटर हेड, कोई आपको उसमें मिटाने, जितने मर्जी बार मिटाओ, वो लेटर हेड आपका यूनिक रहेगा। उसी में आप सिग्नेचर करिए, विदाउट प्रिंट आउट करे हुए आपके वो फाइल में अटैचमेंट हो जाएगा। मेल से भेजिए, आपके एक ऐसा लेटर हेड हो जाएगा विदाउट प्रिंट करें। आप मोबाइल से पीडीएफ में भेजो, वर्ड में भेजो, किसी में भी आप भेजते रहिए। एक तो यह है। और सर सभी साथियों से अनुरोध है कि देखिए कल हमारी केस बुक सीरीज का लास्ट डे है, और अब भी देखिए आप लोगों ने बहुत फायदा उठाया होगा, बहुत जानकारी हो। अभी हम लोग केस बुक सीरीज का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। उसमें हम पेड वर्जन रखेंगे, मगर जो सभी साथी जिन्हें लगा कि उनको 1% भी इस केस बुक से फायदा हुआ है, उन सभी साथियों से, अभी इस समय जैसे 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, उस सभी से हमारा अनुरोध है कि हर व्यक्ति जो कि हमारी केस बुक सीरीज को देख रहा है, वो कुछ नहीं कर, हम उनसे कोई कुछ नहीं ले रहे, अब वो हमारे महासंघ के लिए इतना करें, महासंघ के यूट्यूब चैनल पे कम से कम ये जल्दी से जल्दी कम से कम 50 सब्सक्राइबर हर एनजीओ वाले को कंपलसरी रहेगा। अगर आप केस बुक सीरीज 2 में फ्री में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल पे कम से कम 50 सब्सक्राइबर ऐड कराने होंगे विद स्क्रीनशॉट। आप महासंघ, वो स्क्रीनशॉट आपको महासंघ की हेल्पलाइन पे भेजने पड़ेंगे, तभी आप केस बुक सीरीज की पार्ट 2 में निःशुल्क जुड़ पाएंगे। ये कंडीशन है महासंघ की तरफ से कि महासंघ आपसे कुछ नहीं ले रहा, महासंघ पूरी अपनी मेहनत दे रहा है, आपको पूरी सेवाएं दे रहा है। उसके लिए बशर्ते आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। जो भी आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार से, अपने स्टाफ से, अपने वॉलंटियर से, अपने मिलने जुलने वाले से, एक यूट्यूब जो चैनल है महासंघ का, उसमें आपको सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं कम से कम 50, और आपको विद स्क्रीनशॉट संस्था को शेयर करने हैं। इसके बाद ही हम केस बुक जितनी जल्दी, और इसके साथ ही देखिए अगर 2 दिन में, अभी हम 31 तारीख को एक बहुत बड़ा ये वैसे कल केस बुक सीरीज पार्ट 1 खत्म हो जाएगी, परसों हम ये कर रहे हैं कि सीएसआर एजेंसी और लोगों का हम किस तरीके से मेल आईडी देख सकते हैं, मेल आईडी पता कर सकते हैं। सीएसआर एजेंसियों
के CSR हेड का पता कर सकते हैं। अगर वो जानकारी आप लोग करना चाहते हैं, उनको CSR हेड को की जानकारी लेना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हमारे CSR जो भी हमारी संस्था ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 20 सब्सक्राइबर भी जुड़वा देती है, 20 सब्सक्राइबर ऐड करा के और हमारे उसको स्क्रीनशॉट भेज देती है, उसको निःशुल्क परसों हमारी तरफ से लिंक चला जाएगा। चाहे हमारे पास परसों 4 ही पार्टिसिपेंट्स हो, हम उन 4 पार्टिसिपेंट्स के साथ ही अपनी जो है स्पेशल सीरीज, केसबुक तो खत्म हो जाएगी, जो परसों जो वेबिनार करने जा रहे हैं 8 बजे, उसमें माफी चाहेंगे। सभी हम अपने सबको लिंक नहीं भेज पाएंगे क्योंकि कुछ मजबूरियां हैं, कुछ देखिए क्योंकि केसबुक सीरीज 30 तारीख तक की कोर टीम का निर्देश है, तो उसके तहत 30 तारीख को कल केसबुक सीरीज खत्म हो जाएगी और जिस भी पार्टिसिपेंट द्वारा आज, कल और परसों दोपहर तक 20-20 सब्सक्राइबर बढ़ा दिए जाएंगे, उनको लिंक महासंघ की तरफ से भेज दिए जाएंगे। परसों वो CSR एजेंसियों के बारे में किस तरीके से उनकी मेल पता करनी है, वो आपको उसमें अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद सर। यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी को साझा करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आज जो केसबुक सीरीज के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, वो इन्फॉर्मेशन आपको आगे तक बहुत सारे बेनिफिट्स देगी। मैंने आपको कुछ इशारे कर दिए हैं, जैसे आपके लोकल बैंक्स में, आपके यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उपलब्ध हैं आपके सांसद के रूप में या अन्य रूप में, तो वहां से आप जो है अपने अपने लिए फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने आवेदन जरूर टाइप करें और जरूर भेजकर एक बार प्रयास करें। लेकिन उनको भेजने से पहले एक लेटर आपको वहां डालना है जो लोग आपसे पहले से परिचित हैं, जो आपके पुराने डोनर रहे हो। तो एक बार लेटर ड्राफ्टिंग कीजिए, प्रयास पूरा कीजिए कि आप उसको जो है जरूर से जरूर जो है आप साझा भी करें। उसकी जो आपने ड्राफ्टिंग की है, उनको सबमिट करवाया है या डाक की है, तो उससे संबंधित अपना जो है एक अपने पास जो मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको वो चीजें जो है रिकॉर्ड के अंदर बजा कर रखिएगा कि आपने ये लेटर फला फला जगह जो है प्रोवाइड किया था। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी। और कल हमारी केसबुक सीरीज का, इस सीजन 1 सीरीज का जो है अंतिम दिन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक बहुत सारी संस्थाएं लाभान्वित हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो आप लोगों से अनुरोध किया कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब काउंट बढ़ाने के लिए एक बार महासंघ के लिए अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपकी तरफ से एक पूर्णाहुति होगी इस समाज सेवा के हमारे पहले उपक्रम में। ये भी कहीं ना कहीं हमारी तरफ से एक समाज सेवा थी आप लोगों के लिए, जो कि कल एंड होने वाली है। तो कल आपकी तरफ से एक पूर्ण आहुति जरूर इसमें मिले, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी लोगों से अब अलविदा चाहूंगा। कल मिलते हैं रात्रि 8 बजे हमारे लास्ट सेशन में, और कल हमारा जो विषय रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ, शायद मैंने साझा कर दिया था ना शायद सर, कल का टॉपिक 30th का। दादा सर अभी नहीं शेयर करा था सर। नहीं करा था? नहीं। कंफर्म कर देता हूं सर। हमारा एक विषय रह गया है जो कि कल के लिए है, तो मैं एक बार आपके साथ साझा कर देता हूं। शायद किसी पर मैं भी आप लोगों के साथ साझा कर देता हूं। कल एनजीओ प्रोफाइल, कैसे हम अपनी एनजीओ का प्रोफाइल लिखते हैं, एक शॉर्ट प्रोफाइल, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो वहां हमें ये नहीं कहना होता कि आप हमारा व्हाट्सएप घूम लीजिए, हमारा फेसबुक देख लीजिए या हमारी वेबसाइट घूम लीजिए। तो जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें एक रेज्यूम देना पड़ता है, एक सीवी देना पड़ता है, ऐसी एक शॉर्ट प्रोफाइल कैसे संस्था का लिखा जाता है। कल हमारे लास्ट सेशन के साथ हमारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है केसबुक फर्स्ट सीरीज का जो है समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज तक जो जानकारी आपको मिली है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रही होगी, और आगे भी उम्मीद रहेगी सॉरी कि केसबुक 2 की जो सीरीज है वो पूरी तरीके से इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि आपको ग्रांट्स, फंड्स और फाइनेंशियल हेल्प में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए। तो उम्मीद करता हूं कि आगे केसबुक 3 सीरीज में जुड़ने के लिए भी आप लोग प्रयासरत रहेंगे। जैसा भी माननीय कोर्ट टीम मुझे आदेश करेगी, जैसा माननीय अध्यक्ष मुझे आदेश करेंगे, उसके हिसाब से कोर्ट पार्ट 2 जो केसबुक पार्ट 2 है उसको जल्दी स्टार्ट किया जाएगा।
तो अलविदा चाहूंगा इसी क्षण के साथ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। उम्मीद करता हूं कि इन सभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को सीखने के बाद आपके मन से ये चीज निकल जाएगी, क्योंकि कई बार जब हम किसी भी ग्रांट या आवेदन के लिए किसी कंसल्टेंट से भी अगर हम सहायता लेने जाते हैं तो उसके पास कहता है जी ये कमी है आपके कागजों में, वो कमी है। तो आप एटलीस्ट अब आश्वस्त हो चुके होंगे कि आपके अब डॉक्यूमेंटेशन में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रही है। अब कमी अगर है तो सामने वाले की नीयत में है कि वो या तो आपका काम करवाना नहीं चाहता या वो आपसे इन डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कुछ ना कुछ जो है पैसा कमाना चाहता है। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को हमने बहुत बखूबी रूप से समझ लिया। कल हम अपने एनजीओ प्रोफाइल जो चैप्टर है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साहित्य सत्यनिष्ठा फाउंडेशन, अपने आप अनम्यूट कीजिएगा सर। कुछ शायद सत्यनिष्ठा फाउंडेशन अपने आप अनम्यूट कीजिएगा, हैंड रेज किया हुआ आपने। हाँ जी यादव जी नमस्कार। नमस्कार सीमा जी। सर 2 चीजों की आपसे रिक्वेस्ट थी। जी सीमा जी। पहली चीज तो आज आपने लेटर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा कि एक लेटर का प्रारूप आप हमें व्हाट्सएप पे एक भेज दें, तो जैसे कि उसमें कुछ शब्दों का चुनाव होता है, कुछ अच्छे शब्द होते हैं जो हम नहीं ढूंढ पाते हैं। सर मैंने बताया ना, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। मैंने बताया कि मैं चाहता तो आज के वर्कशॉप को मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बता सकता था, लेटर ड्राफ्टिंग करके दिखा सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है। थोड़ा सा आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि आपसे जो आपने जानकारी मांगी है वो भी हम फिर किसी फेसबुक की हमारी सीरीज आगे चलेंगी सही, तो आगे वाली सीरीज में आपको जो है इस टाइप की कोई ड्राफ्टिंग जरूर दिखाई जाएगी। ठीक है जी। बाकी आप लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति एक्टिव होना स्टार्ट कर दीजिए सर, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, यही आकांक्षा है जी। दूसरी मैं ये कह रहा था कि अभी हम लोग जी सर। हाँ, हम लोग करीबन 60 लोग जुड़े हुए हैं, 60 लोग हैं, लेकिन अभी हम एक दूसरे से किसी से परिचित नहीं है। एक बार कम से कम सब लोगों का परिचय हो जाए, हम लोगों के पास एक दूसरे के बारे में जानकारी हो तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा साहब। नहीं सर बिल्कुल। देखिए कहाँ से हैं अभी, क्या है सर, सिर्फ नाम आता उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पूरा मौका देता है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सभी संस्थाएं एक दूसरे से परिचित हो, एक दूसरे के साथ कामों को शेयर करती हैं, तो वो मौका सर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्धता के बाद ही सभी को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सुझाव, आपके प्रश्नों के लिए। डॉक्टर राकेश केशरवानी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। डॉक्टर राकेश केशरवानी जी। दादा राधे राधे। राधे राधे जी। कैसे हैं दादा आप? बस आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद है सर। सब ईश्वर कृपा है, मुरली वाली कृपा है दादा। आपका सहयोग और ये जो महासंघ के प्रति आपका लगाव है, वो लगाव हम लोगों के प्रति देखकर ऐसा लगता है कि दादा हम लोग का संघ बहुत आगे तक जाएगा और हम लोग एक कीर्तिमान जारी रखेंगे। दादा एक मेरा प्रश्न है कि जैसा कि आपने बताया था कि वो 80G के बाद हम लोग वो ले लेते हैं, वो ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, दान जी। तो क्या कि डोनेटर के लिए कोई यूनिक आईडी पहले से, जो डोनेट करते हैं उनके लिए कोई पहले से यूनिक आईडी जनरेट होती है क्या दादा? सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। जैसे कि 80G के बाद जो हम डोनेशन लेंगे, हाँ, वो डोनेशन लेने के, जिसे मान लीजिए हमको क्राउड फंडिंग ही करना है, हमसे 1100, 2100, 2000, 100 रुपया, 200 रुपया किसी से लेना है और उनको अगर 10BD में हमको अप्लाई भी करना है, तो क्या उनके लिए कोई यूनिक आईडी या यूनिक नंबर जनरेट होती है क्या साइट से, इनकम टैक्स साइट से? सर इसके लिए ना बाद में जनरेट होगा जब आप अप्लाई करेंगे, 10BD फॉर्म जब देंगे, 10BD फॉर्म। अभी आप उनसे अभी आप उनसे पैन कार्ड नंबर और उनका नंबर और वो ले लेंगे, और जो भी आप देंगे, जो अपनी रसीद देंगे, जो सर ने बताया था ना जी, 2 दिन पहले, वो आप उनको डोनेशन रसीद देंगे। तो सर जब आप 10BD फॉर्म जमा कर देंगे, फिर जब उसकी साइड से वहां से एक सर्टिफिकेट आएगा। फिलहाल आपको यूनिक आईडी नहीं करेंगे सर।
अच्छा अच्छा। आप अपनी दरअसल संस्था की उनको रिसीट देंगे सर। हाँ हाँ हाँ, दरअसल एक सीए साहब हैं जो परिचित हैं, कल उनसे हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा एक होता है कि उनका यूनिक नंबर एक जनरेट होता है, फिर आप ले सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है। सर, अब ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि अच्छा आप अच्छा अच्छा। अगर देखिए, आपसे मेरी बात भी हुई थी, मैंने बताया था, और आज मैं ग्रुप में भी देखा होगा आपने सर, मैं जी ले रहा जी हूँ तो यूनिक आईडी सर, पहले यूनिक जैसे सीए साहब ने आपको बताया, तो सर जी जी। यूनिक आईडी पहले जनरेट करेंगे, फिर उनसे लेंगे, तो सर डोनर हमारे लिए खड़ा नहीं रहेगा सर। हमने उसे बताया, हमने उससे पेमेंट ली, और 10 हाँ BD हाँ उसका फॉर्म सबमिट कर देंगे, फिर साइट जी से ही उनके सर्टिफिकेट आएगा सर, हम कुछ नहीं जी जनरेट दादा, करेंगे सर। जी जी हाँ जी, जी हाँ सर, जी, ठीक सर है। हाँ यहाँ जी, पर मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ जी। आपके सीए साहब ने जो आपको कहा कि एक यूनिक आईडी जनरेट होती है, ये जो सवाल आता है सर, मोस्टली मैंने सवाल खुद भी नोट किया है, ये कहाँ पर आता है? कई बार हमारे पास इस प्रकार के कॉल आते हैं कि हम आपको इतना फंड देना चाहते हैं, आप उसमें से हमें इतना रिटर्न कर दीजिएगा, कुछ यूटर्न टाइप के जो वर्क होते हैं, इस प्रकार के जी यूटर्न वर्क की जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन आप अपने बैंक में लेते हैं, जिसकी एक लिमिट जो होती है, लिमिट एक्सेस लिमिट, यानी कि हम लाखों में कोई अमाउंट ले रहे हो, तो उसके लिए कंपनी केवाईसी जब बैंकिंग प्रोफाइल में हम कंप्लीट करते हैं, तो वहां पर यूनिक आईडी जनरेट होगा सर। ये प्रोसेस वहां के लिए है। क्राउड फंडिंग में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप डोनर से आप फंड ले रहे हैं, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी कंपनी से ग्रांट ले रहे हैं, वहां CSR वन लग जाता है आपका, वहां कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसी अनऑथेंटिकेट ट्रांजेक्शन जो विदाउट लेटर, यानी कि कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिला, कोई सेंशन लेटर नहीं है उसके साथ, डायरेक्टली जी कोई जी जी कंपनी आपको ग्रांट दे रही है, तो वो अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देती है बैंकिंग के लिए आपको। जी वहां दादा बैंकिंग जी। में जब वो केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, तो उस समय आपका एक यूनिक आईडी जनरेट होता है, वो आपको उपयोग होता है सर। ये वहां का प्रश्न है, एक्चुअली अच्छा आपके अच्छा सीए अच्छा। साहब उस चीज को क्लियर कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने, हमने कहा था कि हमको जैसे 100 लोगों से लेना है, हाँ। 100 लोगों से हमको चंदा लेना है, नहीं तो सर, उन्होंने देखिए कहा कि आप आप पहले से उस 100 ऐसा, नहीं सर, आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। 100 लोगों से नहीं, आप 1000 लोगों से चंदा लीजिए, आप उनके डाटा को 10 BD फॉर्म में सबमिट करवा दीजिएगा, बस केवल उनकी जानकारी कि भाई आपने इन डोनर ठीक, से ये मतलब उसकी बस जो बस उनकी बस। आईडी वगैरह, जो आधार पैन मांगा जाता है, जो डोनेशन स्लिप में बताया गया था कल या परसों के सेशन में, जी सिर्फ उतना जी डाटा जी आपको जी लेना होता है, उसके लिए कोई अलग से जी। यूनिक आईडी जनरेट नहीं होती है सर। ठीक दादा, ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि धन्यवाद आपकी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं आप लोगों की क्वेरीज को यूं ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सॉल्व करता रहेगा। BAPC फाउंडेशन, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर, बहुत ही कम समय है, मैं लिमिटेड 2 मिनट के अंदर सर सेशन खत्म करने वाला हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार शिवाजी जी। सर जैसे 12 ATG की जो रिसिप्ट होती है, जैसे किसी डोनर ने आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर देने से मना किया, तो मैंने कहा ना सर सर कि जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। जी जब जी उसको जरूरत होगी ना, यानी कि जब वो अपनी फाइलिंग करने जाएगा और गलती से उसने हमारी डोनेशन स्लिप को यूज किया ITG की छूट के लिए, तो जब वो फाइल करेगा तो उसकी वो जो स्लिप है वो वैलिडेट नहीं होगी, तो उसका सीए जी ऑटोमेटिकली कहेगा भाई एक काम करो, जिस संस्था को आपने डोनेशन दिया था ना, उनसे 10 BD की स्लिप ले आना जाकर। तो ऑब्वियस सी बात है, वो सीए उसको समझा के खुद भेजेगा कि भाई उसके लिए उनका अपना आधार नंबर देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा, तब वो 10 BD फाइलिंग करेंगे, वहां से जो स्लिप जनरेट होगी ना, वो लेकर आना, तब आपका टैक्स माफ होगा। ओके सर, ठीक ओके, है, थैंक आपको किसी से जबरदस्ती नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे सर। जी जी। और सर एक चीज और मैं पूछ रहा था सर, मेरा ई पास नहीं आया जो 11-12 सर तारीख सर को। बिल्कुल बिल्कुल पेंडिंग है, कुछ निजी कारणों की वजह से मैं अन्य कामों में व्यस्त था, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है का मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप निश्चित रूप से आ सकते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं, और पूरा प्रयास रहेगा कल सभी के पासेस जो है जनरेट करके दे दी जाएंगे, क्योंकि शायद ओके आपने सर। लास्ट मोमेंट पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, आई थिंक सो। जी मैंने 25 तारीख को किया था सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो पेंडिंग है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके शिवाजी। रंग सृष्टि नमस्कार सर। सर नमस्कार शिवाजी। सर मुझे प्रश्न नहीं पूछना, एक बात कहनी है। जी सीमा जी। मेरी कुछ मैंने स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वर्कशॉप नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि रंग सृष्टि परिवार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, चाहे स्थिति जैसी भी हो। आप छोड़ना भी चाहेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे सर। अरे नहीं सीमा जी, बिल्कुल देखिए, मैं आप सब चाहे लोगों जैसी भी का, परिस्थिति हो सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए हमारा ध्येय है आप लोगों की सेवा, आप लोगों का सही मार्गदर्शन, बस यही मेरा कर्म है, इसके लिए आप मुझे जब भी याद करेंगे सर, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सर आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने जैसे कहते हैं मरे हुए में जान डालना, वो काम कर रहे हैं सर आप। तो
ईश्वर आपको आगे हमेशा बढ़ाएगा और हम लोग साथ में, मतलब पर्टिकुलर रंग सृष्टि तो आपको आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। आप दूर दूरा के भगा भी देंगे तब भी हम पहुंच जाएंगे, 10 लेटर भेजेंगे आपके पास। नहीं सर, धन्यवाद 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 शिवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही आगे हमारे साथ केसबुक सीरीज में जो भी लोग जुड़ना चाहें, आपके सुझाव हमारी वीडियोस में कमेंट बॉक्स में जरूर आकर दीजिएगा कि आपको अभी तक की हमारी जो केसबुक 1 की सीरीज थी उसके द्वारा, उसके माध्यम से प्राप्त जानकारी कैसी लगी। आने वाले समय में और आप क्या क्या चाहते हैं कि केसबुक सीरीज के माध्यम से आपको और कौन कौन सी जानकारियां सुनने को मिले, क्या कुछ और सीखने को मिले, और कितना जल्दी आप इस केसबुक सीरीज की पार्ट 2 को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आपकी संस्था के नाम के साथ जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर आपकी संस्था का नाम से ही अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप सिर्फ अपना सुझाव हमें जरूर भेजिएगा कि आपको केसबुक सीरीज कैसी लगी, आने वाले समय में आप इसमें और क्या क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, आने वाले समय में और आप किस किस चीज की उम्मीद रखते हैं कि किस किस विषयों पर ये केसबुक सीरीज डायरेक्टली आपको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मैं इसी शुभकामनाओं के साथ, आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो आपको टारगेट दिया है कि एक बार आपको अपना एक पूर्णाहुति देनी है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लिए सब्सक्राइबर काउंट के रूप में, तो उसके लिए मैं सभी लोगों से पुनः एक बार फिर हाथ जोड़कर करबद्ध रूप से निवेदन करता हूं कि एक बार इस बार जो है इस और सभी लोगों को प्रयास अवश्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी को धन्यवाद धन्यवाद। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, सभी को शुभ रात्रि। राधे राधे सर। राधे राधे जी, सभी को शुभ रात्रि। गुड